नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी। आज हम बहुत कमाल के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों समझो, फॉर एग्जांपल तुम अगर अपने कॉलेज में टॉप कर जाते हो, तुम्हारा फर्स्ट रैंक आता है, तो तुम क्या महसूस करोगे? समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक दोस्त है और सडनली उसकी मम्मी का देहांत हो जाता है, उसकी मम्मी का डेथ हो जाता है, तो वो क्या महसूस करेगा और तुम क्या महसूस करोगे? सपोज रवि नाम का एक लड़का है, उसका अपने माता पिता के साथ झगड़ा होता है क्योंकि रवि पार्टी में जाना चाहता है और उसके माता पिता उसको पार्टी में जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। सपोज सीता नाम की एक लड़की है, वो क्लासरूम में आती है, सो उसकी जितनी भी दोस्त है वो उसका मजाक बनाती हैं क्योंकि वो बहुत पुराने जमाने के ड्रेसिंग सेंस में मानती है, तो उसके ड्रेसिंग स्टाइल को लेके उसकी दोस्त जो है उसका मजाक बनाती है। तो सीता क्या महसूस करेगी? सिंपल सी बात है, अगर तुम स्कूल या कॉलेज टॉप करते हो तो तुम्हें खुशी महसूस होगी, दैट इज हैप्पीनेस। फ्रेंड की मदर का डेथ हो जाता है, द फ्रेंड विल एक्सपीरियंस सैडनेस। अगर किसी का मजाक बनाया जाता है कपड़ों को लेके, पहनावे को लेके, तो वो क्या महसूस करेगा? शेमफुलनेस, उसे शर्म आएगी। अगर रवि का अपने माता पिता के साथ झगड़ा हो जाता है पार्टी में जाने को लेकर, तो रवि क्या महसूस करता है? एंगर। यस बच्चों, सो ये अलग अलग क्या है? ये है अलग अलग इमोशंस। हमारा आज का टॉपिक इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। इमोशन वाले चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री, जहां पे हम लोग अलग अलग थियरीज ऑफ इमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक इमोशंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है प्लुटचिक्स मॉडल। ओके, प्लुटचिक्स मॉडल में एक डायग्राम है और काफी ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट है, हम डिटेल में करेंगे वो। Then we will talk about physiological changes that happens during emotion. क्या क्या बदलाव आता है बॉडी में और फंक्शंस में इमोशंस के दौरान। Then we will talk about emotional well-being. इमोशनली सेहतमंद कैसे होना चाहिए? How can we achieve emotional well-being and what are the benefits of emotional well-being? फिर इस चैप्टर में we are going to talk about emotional abuse. यानी अगर हम लोग इमोशन के हिसाब से अगर किसी को ठेस पहुंचाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी को तकलीफ देते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में हम पढ़ेंगे मैनेजिंग इमोशंस, दैट इज एंगर मैनेजमेंट। हमको गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए। चलिए लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का सबसे सिंपल सा पॉइंट ये कहता है, जिस तरह से फूड अपीयर्स टेस्टलेस विदाउट सॉल्ट, उसी तरह से लाइफ अपीयर्स मीनिंगलेस विदाउट इमोशंस। इमोशंस के बिना जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। इमोशंस एड्स लॉट्स ऑफ कलर्स टू अवर लाइफ। हमारे जिंदगी में अलग अलग इमोशंस अलग अलग रंग की तरह होते हैं। इमोशंस के बिना हमारी जिंदगी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, थियरीज ऑफ इमोशन। अभी अभी हमने जो जो एग्जांपल्स पढ़ा था, ओके, वो एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि कैसे अलग अलग इमोशंस जनरेट होता है। अगर कोई टॉप करता है तो खुश हो जाता है, किसी की मदर का डेथ हो जाता है तो दुखी हो जाता है, किसी का मजाक बनाया जाता है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्म आती है उसे बहुत, और अगर किसी का झगड़ा हो जाता है तो उसे गुस्सा आता है। नाउ we need to understand, there was this doctor T.P. Chia. डॉक्टर टीपी चिया ने कहा था, our life is full of emotions. जिंदगी भावनाओं से भरी है। We all live at the mercy of our emotions. हम लोग सब जी रहे हैं इमोशंस की वजह से। Our emotions influence and shape our desires, thoughts and behaviors. इमोशन ही हमारी इच्छाओं को यानी डिजायर, हमारे ख्यालात को यानी थॉट्स, और हमारे बर्ताव को यानी बिहेवियर
सो हमारे इच्छाओं को, हमारे ख्यालात को, हमारे बर्ताव को इमोशन ही कंट्रोल करता है। और तो और एंड अबव ऑल अवर डेस्टिनी, हमारे लक्ष्य, हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे, ये सब भी इमोशंस पर डिपेंडेंट होता है। ऐसा डेफिनेशन डॉक्टर टीपी चिया ने दिया था। इमोशन का डेफिनेशन अगर नहीं समझे ना तो एग्जाम में इतना लिखना कि इमोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ अराउजल प्लस एक्सप्रेसिव बिहेवियर प्लस थॉट्स प्लस फीलिंग। अराउजल यानी उकसाना, अलग अलग परिस्थिति हमको उकसाती है। कॉलेज में टॉप किया, इसने मुझे अराउज किया, मैं खुश हो गया। मदर का डेथ हो गया, ये सिचुएशन ने मुझे अराउज किया, मैं दुखी हो गया। दोस्तों ने मजाक बनाया, ये सिचुएशन ने मुझे अराउज किया, मुझे शर्म आ रही है। हमको शर्म नहीं आएगी, दोस्तों ने मजाक किया, हम टपली मारेगा उसको, हम डबल मजाक करेगा उसका। ओके अच्छा, और तो और समझो झगड़ा हो गया तो गुस्सा महसूस हो रहा है। सो ऐसे में क्या होता है ना, आप अराउज होते हो और बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हो, उस बारे में सोचते हो और क्या फील करते हो, ये सब को कंबाइन करके कहा जाता है इमोशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझो फॉर एग्जांपल तुम है ना रास्ते से जा रहा है अकेला और सामने बहुत सारा झुंड में लोग खड़ा है। ओके, तुम देखा भाई एक के पास तलवार है, एक के पास चाकू है, ओके, एक के पास गन है। अब ऐसे गुंडे लोग को तुमने दूर से देख लिया, रात का समय है और ये लोग सब झुंड में वहां खड़े हैं, तो अब तुम्हारे मन में क्या क्या चलेगा उस बारे में सोचो। ओके, तुम अराउज हो चुके हो, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करोगे, सोचोगे और फील करोगे। या तो डर महसूस करोगे, ओके, या तो फिर अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुमको डर महसूस नहीं होगा और तुम कंटिन्यू करोगे। तो तुम डिसाइड करोगे कि आगे जाना चाहिए उस रास्ते की तरफ कि मुझे रास्ता बदल लेना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, थियरीज ऑफ इमोशन में सबसे पहला है जेम्स लैंग थियरी। जेम्स लैंग थियरी ये कहती है कि वी एक्सपीरियंस इमोशंस बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। हम इमोशंस इसीलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम फिजियोलॉजिकली अराउज हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी फंक्शंस। हमारे बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस है वो अराउज हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, इसीलिए हम इमोशन महसूस करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे ये लिखना है कि वी फील सैड एंड वी क्राई। सो हम रोते हैं क्योंकि हम दुखी हैं। ओके, बट कैनॉन बार्ड थियरी इस बात में नहीं मानती थी। कैनॉन बार्ड थियरी जेम्स लैंग थियरी में नहीं मानती थी। कैनॉन बार्ड थियरी ये कहती है कि वी एक्सपीरियंस इमोशंस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल, यानी इमोशंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल अराउजल के वजह से नहीं फील करते हैं, उसके साथ और भी फैक्टर्स हैं। सो क्या क्या फैक्टर्स है देखते हैं। जैसे वी क्राई बिकॉज वी आर सैड, बट वी ऑल्सो क्राई बिकॉज एट टाइम्स वी आर हैप्पी। दुखी होने के वजह से इंसान रोता है, बट सुखी होने के वजह से भी इंसान रोता है। ओके, बहुत ज्यादा खुशी के कारण भी, खुशी के भी आंसू होते हैं ना। हाँ सर होंगे ना, खुशी लड़की है। लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, इमोशंस की बात कर रहे हैं। सो खुशी के भी आंसू होते हैं, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, सो कैनॉन बार्ड थियरी क्या कहता है कि कोई ना कोई स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस का मतलब एक्साइटिंग फैक्टर, एक्साइटिंग फैक्टर, कोई ना कोई एक्साइटिंग फैक्टर होगा जो हमारे ब्रेन के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो अपने आप काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा तब जाके फिजियोलॉजिकल अराउजल आएगा। फिजियोलॉजिकल अराउजल आने की वजह से या तो हम रोएंगे या तो पैल्पिटेशन महसूस होगा। पैल्पिटेशन मतलब फास्ट हार्ट बीट। देखिए अभी तुम्हारा हार्ट है ना, तुम्हारे चेस्ट के अंदर बीट कर रहा है, बट उस बारे में तुम वाकिफ नहीं हो। बट जब डर लगता है ना, हार्ट फटाफट बीट करता है एंड वी बिकम कॉन्शियस ऑफ अवर हार्ट बीट। हमको हमारे हार्ट बीट का एहसास होने लगता है ना, उसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। रात में अगर तुम अकेले चल के जा रहे हो, गुंडे लोग मिल गए ना, सो एट टाइम्स यू कैन एक्सपीरियंस पैल्पिटेशन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, स्कैचटर एंड सिंगर्स टू फैक्टर थियरी। अब ये थियरी क्या कहती थी
फिजियोलॉजिकल अराउजल प्लस थिंकिंग प्रोसेस, ये दोनों को मिलाकर हम इमोशंस बोलते हैं। यानी इमोशंस में कैसे है ना कि बॉडी तो अराउज होता ही है, साथ साथ में बहुत सारा सोच विचार भी इन्वॉल्व है उसमें। और इसमें ना ब्रेन का एक स्पेशल एरिया इन्वॉल्व है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला इज द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमको गुस्सा आता है एमिगडाला की वजह से, हम प्यार महसूस करते हैं एमिगडाला की वजह से। सो इसमें बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस जनरेट होते हैं। लास्ट, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस में लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, अगर तुम क्लासरूम में गए, तुम्हारा दोस्त वहां बैठा है, वो तुम्हारी तरफ देखता है और स्माइल करता है, हाय करता है, बोलता है आजा इधर बैठ, मैंने जगह पकड़ के रखा है। सो आप कैसा महसूस करोगे? आप स्पेशल महसूस करोगे, आप खुशी महसूस करोगे। समझो फॉर एग्जांपल, जब तुम बहुत खुश हो तो दुनिया आपको कैसी नजर आएगी? रंग बिरंगी नजर आएगी। जब आप बहुत दुखी हो तो दुनिया आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगी, राइट? सो अब क्या होता है ना कि अब बात ऐसी है, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस ये कहता है कि हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, फेस के एक्सप्रेशन फीडबैक भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन है ना फिर उस हिसाब से माहौल को समझता है और फील करता है। जैसे अगर मेरा दोस्त मुझे देख के स्माइल करता है ना, राइट, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के मैं भी स्माइल करता हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से मेरा ब्रेन एक्साइट होता है और ब्रेन फील करता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे दुखी होना चाहिए। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। वो वीडियो के लास्ट में अभी तुमने जो आवाज सुना ना, वो मेरी छोटी भतीजी है। अभी क्या थोड़ी बड़ी हो गई है, चलने लगी है, तो अचानक से आके सरप्राइज दे देती है। रात में जब मैं वीडियो बनाता हूँ सब सो जाते हैं, तो अंधेरे में चल चल के आती है, देखती है कमरे में लाइट क्यों जल रहा है, इधर आके फिर चिल्लाने लगती है, अपनी भाषा में क्या बोलती है उसी को मालूम। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू बेटा। अब हम बात करेंगे बेसिक इमोशंस के बारे में। पॉइंट नंबर 1, लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग रिच, पॉपुलर एंड गुड लुक्स। जिंदगी अमीर होने के बारे में नहीं है, जिंदगी ज्यादा फेमस होने के बारे में नहीं है, और जिंदगी गुड लुक्स के बारे में नहीं है। तो जिंदगी क्या है? सो लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग रिच, पॉपुलर एंड गुड लुक्स, बट इट इज अबाउट बीइंग रियल एंड ट्रू। आप जैसे हो वैसे रहो और लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो। सो बी रियल, बी जेन्यून, बी ट्रू। ओके, डू नॉट फेक योर एक्सप्रेशंस ऑन अदर। नेक्स्ट, प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस दो तरह के होते हैं, एक होता है हैप्पीनेस और एक होता है सैडनेस। इमोशंस ट्रांसफॉर्म, यानी इमोशंस बदलते रहते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, लेट्स से थोड़ी बहुत खुशी है, दैट इज हैप्पीनेस, और ज्यादा खुशी हो गई दैट इज जॉय। आप कूदने लगोगे, नाचने लगोगे खुशी में। ओके, सो वैसे ही एंगर है, बढ़ बढ़ के एकदम ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, बढ़ बढ़ के फिर लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। ओके, सो इमोशंस बदलते रहते हैं, कोई कभी खुश है तो कोई कभी दुखी है। ओके, सो इमोशंस कीप्स चेंजिंग फ्रॉम सुखी टू दुखी, फ्रॉम दुखी बैक टू सुखी। ओके, राइट। सम ऑफ द इमोशंस विल लास्ट फॉर ब्रीफ टाइम, जैसे एंगर, तुम्हारा किसी रिश्तेदार के साथ झगड़ा हो गया, दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, लंबे समय से तुम उससे बात ही नहीं कर रहे हो। ओके, और सम इमोशंस कैन लास्ट फॉर लाइफ टाइम, जैसे लव। ओके, आपने जिसको दिल से चाहा है, दिल से माना है, ओके, दिल से प्यार किया है, सो जिंदगी भर आप उसके साथ वो प्यार को निभाते हो, दैट इज लव, जो हमेशा बना रहता है। देयर इज नो अदर फीलिंग बेटर देन लव। रिमेंबर स्टूडेंट्स, दैट कैन बी द लव बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड, इट कैन बी द लव बिटवीन me and you, it can be the love between brother and brother, love between brother and sister, sister and sister, love between friends, love between animals, love between humans and animals, love between humans and plants. Love is a wonderful emotion.
विच इज मेंटेन्ड फॉर लाइफ टाइम। आपको जिस चीज से प्यार है ना वो हमेशा लाइफ लॉन्ग लास्ट करती है, सच्चा वाला प्यार। प्यार वो है जो रहता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सर LIC है नहीं, लव है। नेक्स्ट, सम ऑफ द इमोशंस वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज सोशली अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। जैसे अगर फ्यूनरल है, ओके, किसी का डेथ सेरेमनी है, सो विधि विधान हो रहा है, ओके, डेथ का, सो वहां पे हमको सैडनेस एक्सप्रेस करना है, हमारा टोन, बॉडी लैंग्वेज उस प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट, बेसिक इमोशंस विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इमोशन। बहुत सारे बेसिक इमोशन आपस में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स इमोशन को जन्म देते हैं। पॉल एकमैन, एक मैन, एक आदमी। सर कैसा नाम रहता है ये गोरे लोग का। हाँ, एनीवे, बट बहुत कमाल का इंसान है, ओके। इनका मजाक नहीं कर रहे, हम यूं ही टॉपिक में मस्ती कर रहे हैं, ओके। पॉल एकमैन ने कहा था कि 6 अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, तू है ना अपना कॉलेज टॉप कर जाता है, मैं भी क्या एग्जाम्पल देता हूँ ना, हमेशा तेरे को टॉप करवा देता हूँ। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल तू अपना कॉलेज टॉप कर जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल तेरा दोस्त जो है ना, तू जब कॉलेज टॉप कर जाता है क्या फील करता है? हैप्पीनेस। तेरा दोस्त जो है ना, उसको उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। वो क्या फील करता है? सैडनेस। सपोज फॉर एग्जाम्पल पड़ोस में जो लड़का है ना, उसका है ना रिजल्ट आया, ओके, उसका रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। अब वो ये सोच रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा को कैसे बताऊं मैं फेल हो गया, मम्मी पापा बहुत मारेंगे। सो वो क्या महसूस कर रहा है? फियर। लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल तेरा और तेरे दोस्त का झगड़ा हो जाता है, ओके, अब तू क्या महसूस कर रहा है? एंगर। लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल रास्ता चलते ना तुझे तेरा बहुत पुराना स्कूल का दोस्त मिल जाता है अचानक से, सो तुम क्या महसूस करोगे? सरप्राइज। सपोज न्यूज़पेपर में तुम न्यूज पढ़ते हो कि एक छोटी सी जो बच्ची है उसके साथ रेप होता है, अब तुम क्या महसूस करोगे कि यार ये कितनी गंदी फीलिंग है, ये कितनी गंदी बात है, कितना गंदा चरित्र है। सो दैट इज डिस्गस्ट। सो आइए अब हम लोग 6 अलग अलग तरह के इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो बच्चों, सबसे पहला है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द मोस्ट पॉजिटिव इमोशन। बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव इमोशन होता है। जिंदगी में आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, जिंदगी में आपको हमेशा स्माइल करना चाहिए। चेहरे पे ना, चेहरे की रौनक बढ़ जाती है जब आप खुश होते हो। अवस्थी सर ये मानते हैं जब आप खुश होते हो ना तो आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका मन, आपका शरीर, उसका जो फूल है ना वो खिल उठता है, और जब आप दुखी होते हो ना तो वो फूल मुरझा जाता है, ओके। नेक्स्ट, इट इज एसोसिएटेड विद सैटिस्फैक्शन एंड जॉय। सो हैप्पीनेस, खुशी किससे संबंधित होती है? संतुष्टि और जॉय, यानी हद से ज्यादा खुशी उसके साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल वेलबींग। फिजियोलॉजिकल वेलबींग यानी बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली होंगे। इट इज एसोसिएटेड विद हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी होगी, अगर आप खुश हो तो आपकी सेहत अच्छी होगी। इट इज एसोसिएटेड विद लॉन्गेविटी, अगर आप ज्यादा जीना चाहते हो ना, खुश रहो। उससे भी ज्यादा जीना चाहते हो ना, खुश रहो। अगर आप कम जीना चाहते हो ना तो भी खुश रहो। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ओके। कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, हंस लिया करो। यू आर लाइक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। करेंगे कुछ ना कुछ उसके बारे में, ओके। नेक्स्ट, सैडनेस। सैडनेस इज एसोसिएटेड विद डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ एंड होपलेसनेस। जब आपका दिल टूटता है ना, आप दुखी होते हो और आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती है ना, ओके, सो ये सारे फीलिंग्स के साथ सैडनेस जुड़ी होती है। प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, लंबे समय के लिए अगर आप दुखी हो ना तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और डिप्रेशन आपको अंदर से बर्बाद कर देगा। और डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स। फैमिली का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड्स का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, ओके। काउंसलिंग करवानी चाहिए, जरूरत पड़े तो दवाई लेनी चाहिए, ओके। सो कोपिंग मैकेनिज्म्स अगर फॉलो करेंगे ना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स अगर फॉलो करेंगे ना, सो आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे वापस से। नेक्स्ट, एंगर। एंगर इज एसोसिएटेड विद फ्रस्ट्रेशन एंड एजिटेशन।
इसमें बहुत चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है। ओके, एंगर इज डिस्प्लेड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। कोई भी इंसान अपने गुस्से को कैसे दर्शाएगा? अपने चेहरे के हाव भाव से, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज यानी बात नहीं, उसके शरीर की जो लैंग्वेज है, शरीर की जो भाषा है उससे। टोन ऑफ वॉइस यानी आवाज कैसी है उसकी, उससे। एग्रेसिव बिहेवियर, उसका बर्ताव कैसा है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी है ना, आपसे गुस्सा है, तो मम्मी गुस्सा कैसे दर्शा सकती है? अलग अलग तरीका। नंबर 1 फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, कल ही आपका रिजल्ट आया है और आज आपको पिकनिक पे जाना है, और रिजल्ट आप जानते हो, रिजल्ट में आप धूम मचा दिया। हाँ सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, मम्मी ना आटा गूंद रही है। ओके, अब तुम्हारे बोले मम्मी मैं पिकनिक में जाऊं, मम्मी लुक देती है, यू लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं पिकनिक में नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं ये कह रहा हूं मैं पिकनिक में नहीं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, देन देयर कैन बी बॉडी लैंग्वेज। ओके, मम्मी आटा गूंद रही है, तुम बोले मम्मी मैं पिकनिक में जाऊं, मम्मी आटा जोर जोर से गूंद रही। ओके, तुम बोले मम्मी, तुमको लगा मम्मी ने सुना नहीं, तुम बोले मम्मी मैं पिकनिक में जाऊं, मम्मी आटा जोर जोर से गूंद रही, पानी लिया पटक दिया उसमें। बोला मम्मी मैं पिकनिक में जाऊं, मम्मी पटक देती है प्लेट। मम्मी मैं पिकनिक में नहीं जाऊं, कभी नहीं जाऊं, जिंदगी में नहीं जाऊं, आप जहां बोलो मैं उधर जाऊं। दैट इज बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस। आप जाते हो, मम्मी से पूछते हो मम्मी मैं पिकनिक में जाऊं, अब मम्मी है ना, जिस अंदाज से आपको बोलती है हाँ पिकनिक में जाओ, यू अंडरस्टैंड कि मम्मी ने वही सेंटेंस जिस अंदाज से बोला ना। जैसे अगर मम्मी खुश है, आप जाके बोलते मम्मी मैं पिकनिक में जाऊं, हाँ आप पिकनिक में जाओ। अब तुम पूछो मम्मी मैं पिकनिक में जाऊं, मम्मी लाइक हाँ पिकनिक में जाऊं, देन यू अंडरस्टैंड मम्मी नहीं मैं पिकनिक में कभी नहीं जाऊं, अगले जन्म में भी नहीं जाऊं, पिकनिक क्या होता है वो भी भूल जाऊं। टोन ऑफ वॉइस, एग्रेसिव बिहेवियर। फिर भी अगर तुम छेड़ते रहे ना मम्मी को, फिर क्या होगा मालूम है? यू विल रिसीव अ फ्लाइंग चप्पल। अब ये जो फ्लाइंग चप्पल आया ना, स्ट्रेट डायरेक्ट सीधा पार्सल। दिस इज बर्ताव, एग्रेसिव बिहेवियर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, फियर। फियर इज क्लोजली रिलेटेड टू सर्वाइवल फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें कैसा है ना, खतरे से बचाने के लिए ये इमोशन दिया है भगवान ने, जिसको बोलते हैं फियर। अगर किसी भी तरह का खतरा है ना, तो या तो आप लड़ोगे या तो आप फ्लाइट, इधर यू विल फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट यानी एरोप्लेन नहीं, फ्लाइट यानी भाग जाना। तो अगर आप खतरा महसूस करते हो ना, या तो आप डट के सामना करोगे या तो भाग जाओगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके सामने टाइगर आ गया, भाग जाओगे। हाँ, इससे मुझे एक जोक याद आता है। टाइगर छोड़ा, अगर आपके सामने चीता आ गया, स्कूल लेवल का जनरल नॉलेज बोलता है चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। गलत है। हु इज फास्टेस्ट? ह्यूमन इज फास्टेस्ट। तुम फास्टेस्ट हो, मैं फास्टेस्ट हूं। कैसे? अपने पीछे चीता दौड़ा के देखो। तुम चीता के आगे भागोगे कि पीछे भागोगे? आगे भागोगे ना। सो तेज कौन दौड़ रहा है? रेस में कौन जीत रहा है? आप जीत रहे हो ना। चीता छोड़ो, पीछे अगर मैड डॉग स्टार्ट्स रनिंग ना, वी रन फास्टर देन चीता। ओके, सो अगर तुम्हारे पीछे समझो लायन है, टाइगर है, चीता पड़ गया, तो तुम क्या करोगे? तो तुम भाग जाओगे, यू विल फ्लाइट अवे। अगर तुम्हारे पीछे समझो फॉर एग्जांपल इफ अ मैड डॉग इज रनिंग आफ्टर यू, तुम क्या करोगे? सामना करोगे, हैं? भाग जाओगे। रिमेंबर, ओके। सो ये होता है फियर। नेक्स्ट, सरप्राइज। सरप्राइज इज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अचानक से कुछ हो गया ना, तुम रास्ते से जा रहे थे, तुम्हारा पुराना दोस्त मिल गया कई सालों के बाद। ओके, तुम रास्ते से जा रहे हो, बहुत सारे दोस्त मिल गए, तुम्हारे स्कूल के दोस्त मिल गए। सो कई सालों के बाद इन सालों के साथ मुलाकात हुई है। यू विल बी लाइक अरे वाह। ओके, और सरप्राइज कहां एक्सपीरियंस करते हो? सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल तुमने स्कूल टॉप कर लिया, लाइक अरे मैंने टॉप कर लिया, क्या बात है। तुमको खुद को विश्वास नहीं होता। सबसे बेस्ट एग्जांपल वो कॉन्टेस्ट होता है ना, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, जहां पे वो रैंप वॉक होता है, यूं चल रहा है, यूं।
उसमें ना सबसे बेस्ट मोमेंट है ना, मुझे वो लगता है जब वो ताज पहनाता है ना, एंड द विनर इज, ये पहना दिया, फिर उसके बाद उनका एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, राइट, दैट्स लाइक मराठी में बोलते ना, बाबा मी जिंकली, अरे दे मैं जीत गई, आरा हूं जीती गई, दैट इज सरप्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैसा होता है ना बच्चों, सरप्राइज पॉजिटिव हो सकता है, जैसे तुमने अगर कॉलेज टॉप किया तो पॉजिटिव सरप्राइज है। सरप्राइज नेगेटिव हो सकता है, जैसे समझो क्लास टीचर आज आया, पढ़ाया कुछ नहीं, बोला आज सरप्राइज टेस्ट है तुम्हारा, एंड यू आर लाइक अरे यार, अब जो बच्चे पढ़ के नहीं है उनके लिए नेगेटिव सरप्राइज है कि यार अचानक से क्या टेस्ट ले लिया, अभी मार्क्स कम आएंगे, फिर पेरेंट्स को पता चलेगा, पेरेंट्स बहुत चिल्लाएंगे। जो बच्चे पढ़ के आए ना उनके लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सबसे बेस्ट होते हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, टेस्ट लो मत लो, ध्यान ले, हाँ देख लेंगे जो होना है होएगा। ओके, मूविंग ऑन, लास्ट, देन देयर इज दिस फीलिंग कॉल्ड एज डिसगस्ट। डिसगस्ट एक ऐसा इमोशन है ना जो फूड टेस्ट और स्मेल से रिलेटेड है। वो खाना, वो स्वाद, वो सुगंध जो खराब हो चुकी है। ओके, जैसे हमने कुछ खराब खा लिया, लाइक याक शी गंदा, क्या खा लिया, जब कुछ खराब सूंघ लिया, ओके, रास्ते से जा रहे, गटर खुला है, शी क्या गंदगी है यार, ओके, इसको बोलते हैं डिसगस्ट। अब समझो फॉर एग्जांपल तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, सो मॉरल डिसगस्ट पैदा होता है, शारीरिक रूप पे नहीं, भावनाओं के रूप में। मॉरल डिसगस्ट इज ड्यू टू इमोरल बिहेवियर, लोगों का जो गंदा बिहेवियर होता है ना उसके वजह से मॉरल डिसगस्ट, आपको घिन आने लगती है, शी ये काम कर रहे हो तुम, बेकार। ओके, लास्ट, हायर कॉग्निटिव इमोशंस होते हैं, यानी कुछ अलग इमोशंस होते हैं जो ये 6 इमोशंस के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्यार, दैट इज लव, जैसे कि पश्चाताप, दैट इज गिल्ट, जैसे कि शर्म, दैट इज शेम, जैसे कि प्राइड यानी गर्व, जलन महसूस करना, दैट इज जेलेसी, एंड एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदा होना। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। Now, next important model that we are going to study is Plutchik's emotion model. That is Plutchik's model of emotion. अब प्लुटचिक नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना, इन्होंने एक मस्त वाला व्हील बनाया है जिसके मदद से अलग अलग इमोशन को समझाया है। बहुत कमाल का टॉपिक है बच्चों, इसका मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा, उस हिसाब से याद रखना। पॉइंट नंबर 1, ये मॉडल कैसे बनाए, तो बीच में एक सर्कल बनाना, उसके बाहर एक सर्कल और उसके बाहर एक सर्कल, तो 3 सर्कल बना लेना पहले। पॉइंट नंबर 2, बीच वाला जो सर्कल है ना उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ना हर जगह ऐसे लूप्स बना दो, ऐसे टोटल 8 लूप्स बना दो। सो बेसिक डिजाइन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, इस पूरे व्हील में फिर अलग अलग वर्ड्स लिखे गए हैं, पहले मैं वो वर्ड्स पढ़ देता हूं फिर तुमको उसका ट्रिक बताता हूं। जैसे यहां लिखा है एक्सटैसी, एडमायरेशन, टेरर, अमेजमेंट, ग्रीफ, लोथिंग, रेज, विजिलेंस, joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation, serenity, acceptance, apprehension, distraction, pensiveness, boredom, annoyance, interest, love, submission, awe, disapproval, remorse, contempt, aggressiveness, optimism. So इस तरह से आपको ये भरना है, बट अब पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको बाय हार्ट करने के शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेते हैं। अब प्लुटचिक्स मॉडल में सबसे पहली बात यह है, इन्होंने कहा था कि टोटल 8 अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं। अभी अभी हमने देखा था पॉल एकमैन ने कहा था 6 अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं, बट प्लुटचिक ने कहा था 8 अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं। वो कौन से होते हैं, ध्यान दो। जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिसगस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन।
जॉय यानी खुशी, ट्रस्ट यानी विश्वास, फियर यानी डर, सरप्राइज यानी आश्चर्य, सैडनेस यानी दुख, डिस्गस्ट यानी गंदा, घिन आना, बेकार लगना, एंगर यानी गुस्सा, एंटीसिपेशन यानी अंदाज लगा लेना, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, हर इमोशन का पोलार ऑपोजिट होता है। जैसे खुशी का ऑपोजिट क्या है? गम, दैट इज सैडनेस। सो जॉय का ऑपोजिट सैडनेस। नेक्स्ट, एंटीसिपेशन, अंदाज लगाना, उसका ऑपोजिट क्या है? आपने अंदाज नहीं लगाया इसलिए आप क्या हो गए? आश्चर्य हो गए, राइट। नेक्स्ट, ट्रस्ट, विश्वास का ऑपोजिट क्या है? डिसगस्ट, यानी गंदगी महसूस करना। आपने किसी पे विश्वास किया था, उसने बहुत गंदा काम किया तो आपको डिसगस्ट फील होगा। सो हर इमोशन का पोलर ऑपोजिट इमोशन है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। खुशी, हद से ज्यादा खुशी को बोलते हैं एक्सटेसी, और कम खुश होने को बोलते हैं सेरेनिटी। हद से ज्यादा विश्वास को बोलते हैं एडमायरेशन। आप किसी को एडमायर करते हो तो आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो उस पर। और थोड़े कम विश्वास को बोलते हैं एक्सेप्टेंस, आप खाली उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हो। हद से ज्यादा डर को बोलते हैं टेरर, थोड़े कम डर को बोलते हैं एप्रीहेंशन। आपको कोई किडनैप कर लेगा तो यू विल गेट अ टेरराइज्ड फीलिंग, एग्जाम में जाओगे तो एप्रीहेंशन फीलिंग आएगा, यानी अंदर की तरफ। अब कैसे ना, डायग्राम में कैसे दिखाया, इसको डार्क कलर से दिखाया। ये अंदर वाले सब के सब डार्क कलर वाले। डार्क कलर यानी बहुत भारी मात्रा में है, ज्यादा इंटेंसिटी में है, और बाहर की तरफ ये सब जो है ना, इसको लाइट कलर से दिखाया। सो लाइट कलर यानी ये हल्के इंटेंसिटी में है। ओके। नेक्स्ट, सरप्राइज यानी आश्चर्य होना। हद से ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे ना तो उसको अमेजमेंट बोलते हैं, और थोड़ा कम सरप्राइज फील करोगे ना उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। हद से ज्यादा दुख होगा उसको ग्रीफ बोलते हैं, थोड़ा कम सैडनेस होगा उसको पेंसिवनेस बोलते हैं। हद से ज्यादा डिस्गस्ट होगा उसको लोदिंग बोलते हैं। बहुत ज्यादा लोदिंग करना यानी नापसंद करना, घिन आना, उस इंसान से दूर रहना। थोड़ा कम डिस्गस्ट रहेगा उसको बोरडम बोलते हैं। हद से ज्यादा गुस्सा रहेगा उसको रेज बोलते हैं। सो ये डार्क कलर में दिया है और ये हल्के कलर में दिया है। थोड़ा कम गुस्सा रहेगा उसको एनॉयंस बोलते हैं। आप किसी चीज को एंटीसिपेट कर रहे हो, हद से ज्यादा एंटीसिपेट करोगे तो विजिलेंस होगा। विजिलेंस यानी विजिलेंट रहना, यानी सतर्क रहना। जैसे बॉर्डर पे एक जवान विजिलेंट है, यानी सतर्क है एकदम। वो एंटीसिपेट कर रहा है, कोई भी आ सकता है, अटैक कर सकता है। थोड़ा कम सतर्क रहना उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके। सो इस हिसाब से इन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, जहां जहां पर कोई कलर नहीं है ना, इमोशंस विथ नो कलर। सो नो कलर इमोशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इमोशंस। अब ये सब जो है इसको कोई कलर नहीं दिया है, इसको व्हाइट में ही रखा है। सो ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी लव क्या है? लव इज कॉम्बिनेशन ऑफ जॉय एंड ट्रस्ट। आप खुश हो और विश्वास करते हो सामने वाले पे, उसको प्यार कहते हैं। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव फीलिंग क्या है? आप खुश हो और चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप सामने वाले से अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी आप उसको लेकर ऑप्टिमिस्ट हो। एग्रेसिवनेस क्या है? एंटीसिपेशन और एंगर का कॉम्बिनेशन। कंटेम्प्ट क्या है? एंगर और डिसगस्ट का कॉम्बिनेशन। रिमोर्स क्या है? डिसगस्ट और सैडनेस का कॉम्बिनेशन। डिसअप्रूवल यानी किसी को आप परमिशन नहीं देते हो, यानी सैडनेस और सरप्राइज का कॉम्बिनेशन। ऑ क्या है? फियर और सरप्राइज का कॉम्बिनेशन। सबमिशन क्या है? ट्रस्ट और फियर का कॉम्बिनेशन। तो यहां पे मेन पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। अब आखिर में सिर्फ इतना बचा कि सर मैं इतने सारे इमोशंस, इतने सारे वर्ड्स को याद कैसे रखूं। सो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स से शुरू करते हैं। अब बात ऐसी है कि स्टेसी नाम की एक लड़की है, स्टेसी नाम की, वो एक आतंकवादी को पसंद करती है, और उस आतंकवादी ने हरा कपड़ा पहन रखा है, और उस आतंकवादी का नाम रवि है। सो यहां पे वन लाइनर याद रखो, स्टेसी एडमायर्स अ टेररिस्ट वेयरिंग अमेजिंग ग्रीन क्लोथिंग एंड द नेम ऑफ द टेररिस्ट इज रवि। अब स्टेसी, स्टेसी से याद आना चाहिए अंदर की तरफ, देखो ये देखो एक्सटेसी, सो इससे एक्सटेसी याद आना चाहिए। एडमायर्स से याद आना चाहिए एडमायरेशन।
टेररिस्ट से याद आना चाहिए टेरर, अमेजिंग से अमेजमेंट, ग्रीन से ग्रीफ, क्लोथिंग से लोथिंग, क्लोथिंग लोथिंग, लोथिंग क्लोथिंग, राइमिंग। एंड हिज नेम इज रवि, रवि में आर ए यानी आर ए रेज और वी आई वी यानी विजिलेंस। सो स्टेसी एडमायर्स ए टेररिस्ट, अमेजिंग ग्रीन क्लोथिंग, हिज नेम इज रवि। नेक्स्ट, अब एक ट्रस्ट का नाम है, एक संस्था है जिसका नाम है जॉय ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट के सारे जितने नौकर चाकर है उनको डर लग रहा है कि सर जो है ना, उसके ट्रस्ट के जो मेन हेड है सर, वो बहुत ही दुख और डिस्गस्ट फील करेंगे जब उनको पता चलेगा कि कुछ पब्लिक आके ना गुस्सा करने वाली है, जब उनको पता चलेगा कि एंगर का एंटिसिपेशन कर सकते हैं, हम अंदाज लगा सकते हैं। सो जॉय ट्रस्ट फियर्स दैट सर विल एक्सपीरियंस सैडनेस एंड डिस्गस्ट आफ्टर एंगर एंटिसिपेशन। जॉय ट्रस्ट डायरेक्टली बैठाओ, जॉय ट्रस्ट fears that sir यानी सरप्राइज, sir will experience a sadness and disgust after anger anticipation. Last, सिरी नाम की एक लड़की है, she accepted one application form, किसी दफ्तर में काम कर रही है, गलती से एक एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि आजू बाजू बहुत शोर शराबा हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने एक एप्लीकेशन फॉर्म मंजूर कर दिया। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म मंजूर कर देने के वजह से बहुत ही भारी बोर्डम और एनॉयंस पहुंचा है कंपनी के इंटरेस्ट को। सो सिरी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन विच कॉज्ड एक्सपेंसिव बोर्डम एंड एनॉयंस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सिरी से आएगा सिरी यानी सीरीनिटी, एक्सेप्टेड से आएगा एक्सेप्टेंस, एप्लीकेशन एप यानी एप्रीहेंशन, ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन डायरेक्ट लेने का। अब दिस हैज कॉज्ड एक्सपेंसिव बोर्डम, एक्सपेंसिवनेस इज पेंसिवनेस, बोर्डम इज बोर्डम एंड annoyance टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। annoyance एंड इंटरेस्ट विल गो डायरेक्टली। ये समझा बच्चों? सो ये था हमारा प्लुटचिक्स मॉडल ऑफ इमोशंस, जहां पे हमने 8 इमोशंस का काफी डिटेलिंग में और ट्रिक के साथ, इसका प्रॉपर नोट्स बना लो, ये आपको काम आएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू बेटा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। इमोशन के दौरान इंटरनली बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहली बात यह है बच्चों कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। समझो आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो और एक गाड़ी तेजी से सिग्नल क्रॉस करके ना, सिग्नल तोड़ के आपकी तरफ आ रही है, क्या फील करोगे? या तो आप समझो घर पे आ गए और घर पे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आपका फेवरेट फूड रखा हुआ है, क्या फील करोगे? समझो आपको फोन कॉल आता है कि आपके फ्रेंड को हॉस्पिटलाइज किया है, उसको ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है और उसको ब्लड की जरूरत है, क्या फील करोगे? समझो आपको कोई इंसल्ट करता है और आपको इंसल्ट वाली बात याद आ जाती है, क्या फील करोगे? सो यहां पर बच्चों कैसा है ना कि यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट बॉडीली चेंजेस दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इमोशन। अब सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव ये याद रखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। इमोशन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड इमोवीर से आया है। लैटिन वर्ड इमोवीर, इमोवीर मीन्स टू स्टर अप और टू मूव। इमोवीर मीन्स टू स्टर अप और टू मूव। डेविड जी ने कहा था कि इमोशन जो है ना, उसके 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ओके, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ इमोशन में 3 अलग अलग एस्पेक्ट होता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, हमारा बॉडी है ना एक्साइट होता है, तरह तरह के स्टिम्युलस को ऑब्जर्व करने के बाद अराउज होता है। उसके बाद एक्सप्रेसिव बिहेवियर आता है और लास्ट में आता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ओके, सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल
एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लायन रोर। ओके, लायन रोर कर रहा है, लायन रोर कर रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल अराउजल। ओके, अब एक शेर ने है ना दहाड़ लगाई, सो हमारा बॉडी अराउज हो जाता है। सेकेंड, एक्सप्रेसिव बिहेवियर, उसके वजह से हम डर जाते हैं, फ्राइटेंड फील करते हैं। थर्ड, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, फिर उसके वजह से बॉडी डिसाइड करता है कि क्या एक्शन प्लान करना चाहिए, और यहां पर एक्शन प्लान होगा फ्लाइट, दैट मीन्स टू रन अवे, भाग जाना। अब इसी को है ना अलग अलग टर्म्स दे सकते हैं हम लोग। पहले कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन में है ना हम लोग स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं। उसके बाद इमोशन आता है, इमोशन में जैसे फ्राइट, और फिर आता है कोनेशन, कोनेशन का मतलब होता है बिहेवियर, कोनेशन का मीनिंग इज बिहेवियर। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समझो फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइजनस स्नेक देखा, सो पॉइजनस स्नेक क्या करेगा, उसको देखते बराबर हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल हो गया। फिर हमारा एक्सप्रेसिव बिहेवियर क्या बोलेगा कि भाई जहरीला सांप है, तो हमें डर लगेगा, सो हमारा इमोशन क्या जनरेट होगा, फ्राइट। और कॉन्शियस एक्सपीरियंस से हमारा बिहेवियर क्या होगा कि हम वहां से भाग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बर्थडे। हमारा बर्थडे है, राइट, तो हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल हो रहा है, हमारा इमोशन क्या निकलेगा, विल बी वेरी हैप्पी। और फिर बिहेवियर क्या होगा, वी विल डांस, वी विल स्टार्ट सिंगिंग। अब इसमें ना दो तरह के केमिकल्स याद रखो। एड्रेनालिन एक ऐसा केमिकल है जिसके वजह से वी एक्सपीरियंस फाइट यानी झगड़ा, फ्लाइट यानी भाग जाना, एंड फ्राइट। सो एड्रेनालिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट मैकेनिज्म, वेरेज सेरोटोनिन और डोपामिन ये दो ऐसे केमिकल हैं जो हमको खुश रखते हैं, दे आर हैप्पी हॉर्मोन्स। इनफैक्ट किसी के बॉडी में अगर लो सेरोटोनिन लेवल है, सेरोटोनिन लेवल बहुत ही कम है, तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, ये याद रखना बेटा। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन में याद रखो दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक होता है इंटरनल चेंज और एक होता है एक्सटर्नल चेंज। इंटरनल चेंज में क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एड्रीनल ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम, जिसका एक एरिया है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। लिम्बिक सिस्टम ना हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, उसका एक टुकड़ा है एमिगडाला। अब ये सब मिलके क्या करते हैं, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं, बट हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन को कम कर देते हैं, सलाइवा को कम कर देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, इफ अ मैड डॉग इज रनिंग आफ्टर यू, या तो फिर एक लायन या टाइगर अगर देख लिया जंगल में, तुम अकेले हो, तुमको लायन या टाइगर दिख गया, या तुमने एक पॉइजनस स्नेक देख लिया, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। बट उस टाइम पे ना तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, यानी उस टाइम पे तुमको भूख लगेगी क्या, नहीं। उस टाइम पे तुम्हारे मुंह से पानी आएगा क्या कि हाँ घर में पाव भाजी बनी होगी, राइट तो ऐसा कोई ख्याल आएगा नहीं। वेरेस एक्सटर्नल चेंजेस में क्या क्या होगा, विसरल एंड मस्कुलर सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा, और उसके वजह से ना शरीर के बाहरी रूप से देखेंगे तो क्या होगा, बहुत पसीना आएगा। वॉल्यूम एंड द टोन ऑफ वॉइस, डर के मारे हमारी आवाज ओके धीमी हो जाएगी या तो लड़खड़ाने लगेगी बेटा। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, प्यूपिल्स विल बिकम डायलेटेड। प्यूपिल्स विल बिकम डायलेटेड का मतलब कुछ ऐसा होगा, जैसे समझो फॉर एग्जांपल देखो ये आंख है, ओके, ये प्यूपिल देखो और ये वाला प्यूपिल देखो। सो यहाँ पे जो प्यूपिल है काफी छोटा है, यहाँ का प्यूपिल काफी बड़ा है। सो जब भी हम सतर्क हो जाते हैं ना, हमारा ये जो बीच वाला सर्कल एकदम ये बड़ा हो जाता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके और हमारा विजन एकदम क्लियर रहे, क्योंकि अगर हमको भागना है ना तो विजन क्लियर होना चाहिए। ओके, और तो और पाइलो इरेक्शन होगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, हाथों के जो बाल है ना खड़े हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। ओके, सो आज के बाद ना अगर तुम्हारा दोस्त कोई कविता सुना दे या गाना सुना दे
अब पूछे कि भाई कैसा लगा, तो बोला आपने इतना अच्छा गाया कि मुझे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे पाइलो इरेक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसफुल इमोशंस हैं, सो उससे आप कैसे बचोगे? सो उससे बचने के लिए है ना, जितने भी नेगेटिव इमोशन है उससे बचने के लिए आप प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कुदरत का धन्यवाद करो। ओके, धन्य मानो खुद को कि आपको है ना जो भी मिला है बहुत मिला है। माइंडफुलनेस, पूरा मन लगा के हर सिचुएशन में बिहेव करो। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म यानी बिना फायदे के लोगों की मदद करो। काइंडनेस यानी एकदम स्वभाव नम्र रखो। एम्पैथी, एम्पैथी यानी सामने वाला क्या फील कर रहा है वो फील करने की कोशिश करो। कंपैशन यानी मन में थोड़ी दया रखो। एंड फॉरगिवनेस, लोगों को माफ कर दो। ओके, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जो कुछ भी किया है, मन में अगर आप उसको माफ कर दोगे ना, सो फिर वो इंसान से रिलेटेड ख्यालात आपको परेशान करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना बहुत कमाल का है, इमोशनल वेलबींग। जैसे हमारा फिजिकल वेलबींग होता है ना, शारीरिक रूप से सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, वैसे ही इमोशनल वेलबींग होता है। इमोशनल वेलबींग को समझते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। वो एग्जांपल है एक बच्ची का जिसका नाम है अंजलि। अंजलि कैसा है ना, 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। वो पढ़ने बैठी है और जब वो पढ़ रही है ना तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं। उसको लगता है कि उसका पेपर बहुत हार्ड जाएगा, उसकी तैयारी नहीं हुई है अच्छे से, एग्जाम से रिलेटेड बराबर तैयारी की नहीं है उसने। उसको लगता है पेपर बहुत हार्ड जाएगा और माता पिता ने जो उससे उम्मीद लगाई है वो सारी की सारी उम्मीद टूट जाएगी। तो फिर वो मम्मी डैडी को क्या जवाब देगी, रिश्तेदारी में क्या जवाब देगी, अपने दोस्तों को क्या जवाब देगी। सो ऐसा कर करके जब अंजलि पढ़ रही है ना तो उसके दिमाग में ये सब ही घूम रहा है कि पेपर हार्ड जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके वजह से क्या होता है ना, अंजलि एक ही पेज को है ना बार बार पढ़े जा रही है। कई घंटों तक उसने एक ही पेज पढ़ा फिर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं गया। सो अंजलि रियलाइज करती है कि इतना समय बर्बाद हो गया और फिर भी है ना कुछ पढ़ाई करके हुआ नहीं, दिमाग में वही सारे ख्यालात घूम रहे हैं। अब क्या होता है ना, ऐसे करते करते अंजलि की परीक्षा वाला दिन आ जाता है, उसका एग्जाम आ जाता है। और एग्जाम वाले दिन जब वो पढ़ रही होती है ना तो वो बीमार हो जाती है, उसको तेज बुखार आ जाता है। फिर भी वो एग्जाम देने जाती है और अल्टीमेटली एग्जाम में उसके नंबर बहुत कम आते हैं, बहुत कम मार्क्स आता है उसको। सो अब बच्चों कैसा है ना, ये अंजलि आप में से मुझ में से कोई भी हो सकती है। यानी हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है, हम कोई काम कर रहे होते हैं पर वो काम का फ्यूचर हमको ज्यादा हैरान करने लगता है। जैसे अंजलि पढ़ाई कर रही थी तो उसका फ्यूचर, एग्जाम में क्या मार्क्स आएगा, क्या पेपर आएगा, मम्मी डैडी क्या सोचेंगे। सो फ्रेंड्स का जो प्रेशर है, पेरेंट्स का जो प्रेशर है, लोगों की जो उम्मीद होती है ना, वो प्रेशर ना एक नेगेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। अब हम लोगों से अगर पूछे अंजलि को मार्क्स क्यों नहीं आया तो बोलेंगे उसको बुखार आ गया था ना इसीलिए। यानी फिजिकल वेलबींग सबको नजर आता है, दैट इज एक्सटर्नल, बट इसका इमोशनल वेलबींग किसी को नजर नहीं आया। इमोशनल वेलबींग पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इमोशनल वेलबींग ही डिसाइड करता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो आइए इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करते हैं। इमोशनल वेलबींग क्या होता है? इट इज मैनेजिंग आवर इमोशंस सो दैट वी कैन लिव हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। अपने इमोशंस को इस तरह से हैंडल करो ताकि आपकी जिंदगी है ना एकदम सेहतमंद हो। आगे, हाउ टू अचीव इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग को कैसे हासिल करें? तो देखो बच्चों कैसे है ना, अगर आप इमोशन के हिसाब से जिंदगी में परेशान है, समझो फ्यूचर को लेके परेशान है, रिलेशनशिप को लेके परेशान है, अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है ना तो आप ये 3 बातों का पालन करो, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। फिजिकल में सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट, जम के खाओ, दबा के खाओ एकदम। बहुत जरूरी है, खाओ। ओके, दूसरा कैसे ना, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से ना एंडोर्फिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। ओके, नेक्स्ट, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस करो। कनेक्ट विथ पॉजिटिव पीपल, जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं ना उनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा रहा करो, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, कोई भी काम कर रहे हो ना तो पूरे माइंड के साथ करो। ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहे हो फिर भी आपका माइंड किसी टेंशन में उलझ रहा है, टेंशन में उलझ गया है, वही सब सोच रहा है। लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, पास्ट में मत जियो।
लाइफ इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग, प्रेजेंट में सांस लो, इट इज नॉट अबाउट ब्रूडिंग, पास्ट को लेके रो मत आप। लास्ट, सोशल, बिल्ड रिलेशनशिप, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, नया रिश्तेदारी बनाओ, ओके। एंड सेल्फलेस एक्ट करो, यानी चैरिटी करो, कुछ लोगों की मदद करो, कभी जाके कबूतर को दाना खिला दो, ओके, कभी जाके किसी जानवर को खाना खिला दो, किसी गरीब की मदद कर दो। सेल्फलेस एक्ट करो जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, बट कैसा ना इमोशनली बहुत सुकून मिलता है बेटा, ये समझा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Alright, let's continue beta. Now, next what we are going to talk about is benefits of emotional well-being. अगर आप इमोशनली हेल्दी हो तो उसका क्या क्या फायदा होगा। पहला फायदा, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ स्ट्रेस, ये हमको स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। दूसरा फायदा, बेटर सेल्फ रेगुलेशन, जो इंसान इमोशन के तौर पे, भावनाओं के तौर पे स्थिर रहता है ना, वो इंसान सेल्फ रेगुलेशन मोड में होता है, वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। सो उसके लिए आपको यहां से इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ऐसे इंसान जो इमोशनली वेल बीइंग दिखाते हैं, जो सेहतमंद होते हैं इमोशनली, उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, यानी वो अच्छे अच्छे टास्क लेते हैं, अच्छे अच्छे टारगेट्स लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। इंक्रीजेस क्रिएटिविटी, अगर आप इमोशनली स्टेबल हो ना तो आप नए थॉट्स को हमेशा ओपन रहते हो और आप नए नए ख्यालात को एब्जॉर्ब कर पाओगे, नया नया स्किल सीखोगे, नई नई क्रिएटिविटी आएगी। सो इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी। एंड लास्ट, इट कॉजेस लाइफ सेटिस्फैक्शन, जिंदगी में संतुष्टि, ओके, एकदम संतुष्ट हो जाना, ऐसी फीलिंग आने लगती है। सो एग्जाम में ये पूछा ना तो इसको ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करने का। देखो कैसा है ना बच्चों, में हर लेक्चर में जो पॉइंट्स लिख रहा हूं ना, उसके अंदर जो बोल रहा हूं और जो तुम समझ लिए हो ना, सो एग्जाम में पॉइंट लिखना, पॉइंट के अंदर एक एक दो लाइन में उसको डिस्क्राइब करने का, मार्क्स के हिसाब से, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, जिंदगी में कभी हैव यू सीन एनीवन गेटिंग बुलिड? बुलिंग इज रियली बैड। बुलिंग नहीं होता है कि 3-4 गुंडे लोग आके, ओके, या फिर 3-4 स्कूल कॉलेज में ऐसे छपरी लोगों का ग्रुप होता है, मवाली बच्चे होते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो आते हैं, एक मासूम सा बच्चा है, थोड़ा दुबला पतला है, कमजोर है, या फिर थोड़ा डरपोक है, शांत बच्चा है, उसको आके परेशान करते हैं, उसका पानी पी जाते हैं, उसका टिफिन खा लेते हैं, उसका बुक्स वगैरह फेंक देते हैं, बैग फेंक देते हैं, उसको मारते हैं, ठीक है, राइट, जोर जोर से मारते हैं, उसको परेशान करते हैं। सो कभी किसी को बुली होते हुए देखा है क्या? सेकेंड, कभी ऐसा महसूस किया जिंदगी में नोबडी इज टॉकिंग टू यू, नन ऑफ योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू यू, और तुमको अकेला कर दिया उन्होंने? ऐसा कभी फील किया है आपने? अगर इसमें से कुछ भी आपने देखा या फील किया है, उसका जवाब अगर यस है, इफ द आंसर इज यस, दैट मीन्स दैट इज इमोशनल अब्यूज। देखो कैसा होता है ना, अब्यूज यानी अत्याचार करना, इसको बोलते हैं इमोशनल अत्याचार करना। अगर किसी पे शारीरिक अत्याचार किया जाता है, समझो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड शराब पी के आता है, वाइफ को बहुत मारता है, सो हिटिंग, किकिंग, लात मारना, ओके, राइट, सामान उठा के पटक देना, उसका सिर उठा के दीवार पे मार देना, इस तरह की सारी हरकतें होती हैं, इसको बोलते हैं शारीरिक अत्याचार, दिस इज फिजिकल अब्यूज। बट बच्चों हमारा टॉपिक है इमोशनल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज सबको नजर आता है, ठीक है, वाइफ की समझो आंख काली पड़ गई है, देख के पता चलता है इसके पति ने इसको मारा है, राइट। बट बात ये है ना, ये घाव जो है, शारीरिक घाव जो है, वो तो भर जाते हैं, बट इमोशनल घाव इतना आसानी से नहीं भरते हैं बच्चों। इसलिए अभी ये वाले पार्ट में ना, एक सेकंड, I cannot see clearly, इसलिए ये वाले पार्ट में what we need to understand is कि ये जो अब्यूज है ना, ये अब्यूज बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ओके। अब बात ऐसी है कि अगर आप किसी से बात मत करो, या किसी को इग्नोर करो, या फिर आप किसी को गाली दे दो, जानबूझ के किसी की इंसल्ट करो, जानबूझ के उसको नीचा दिखाओ, ओके, सो ये सब का सब इमोशनल अब्यूज का हिस्सा होता है।
अब इमोशनल अब्यूज के टाइप्स दो तरह के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल यानी बातचीत करके आप है ना किसी के इमोशंस, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। सो उसमें क्या क्या आता है, येल यानी जानबूझ के चिल्लाना किसी को, इंसल्ट कर देना उसकी, उसको ऑर्डर देना, उसी को कसूरवार ठहराना, ब्लेम, सारा ब्लेम उसी पे डाल देना, एम्बैरेस करना, उसको जानबूझ के शर्मिंदा महसूस करवाना सबके सामने, और उसको धमकी देना, दैट इज थ्रेट। बट नॉन वर्बल तरीका भी है जहां आप बात नहीं करते हो पर फिर भी कैसे है ना कोई तरह का इमोशनल अब्यूज हो जाता है। अगर आप सामने वाले को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, यू आर बुलिंग दैट पर्सन, उसको आइसोलेशन में रखा है, उससे बात ही नहीं कर रहे हो, सबसे कह दिया कि भाई इससे बात नहीं करने का। ओके, एंड लास्ट डिजिटल स्पाइंग। डिजिटल स्पाइंग में आप है ना डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर नजर रख रहे हो, कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रख रहे हो। ओके, सो इसको बोलते हैं इमोशनल अब्यूज। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, और याद रखो कि इस तरह का इमोशनल अब्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू डील विथ इमोशनल अब्यूज। अब ये कैसा ना, ये अक्सर रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है, ओके राइट, सो इसमें ना लेट्स से हस्बैंड या तो वाइफ, ओके, कोई भी किसी पे भी इमोशनल अब्यूज कर सकता है। अब लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल एक वाइफ, वो पति की मार खा रही है, उसके सास ससुर उसको ताना मार रहे हैं, ओके, पति आता है कभी भी उसको मारता है, शराब पी के आता है, बहुत मारता है, उसको खाने को नहीं देता है, राइट, उससे काम करवाते हैं पूरे घर का, बाहर का काम करवाते हैं, उसका सारा का सारा सैलरी ले लेता है, और ये सब कुछ है ना बर्दाश्त कर रही है, सारा इमोशनल अब्यूज बर्दाश्त कर रही है। सो इमोशनल अब्यूज से कैसे निपटना चाहिए, हाउ टू डील विथ इट। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट दैट अब्यूज इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार कैसा होता है ना कि हम रिश्तेदारी को इतनी अहमियत दे देते हैं कि हम खुद से ज्यादा अहमियत रिश्तेदारी को दे देते हैं। मैं अगर खुद से ज्यादा, लिसन वेरी केयरफुली, अगर मैं खुद से ज्यादा अगर अपनी पत्नी को चाहने लगता हूं ना, यानी मेरा पति पत्नी का रिश्ता मुझसे भी ज्यादा मुझे प्यारा है और पसंद है। अब ऐसे मामले में क्या होगा ना, अगर वो मुझ पे अत्याचार कर रही है, सपोज लेट्स से वो मुझे बोलती है अवस्थी सर चलो पोछा मारो, फिर वो मुझे बेलन से मारती है फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो मेरे साथ तुम लोग प्रे करो हाँ मेरे लिए। तो समझो अगर इस तरह का अत्याचार मुझ पे हो रहा है और मैं फिर भी सहे जा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि ये प्यार है, दिस इज लव, आई लव हर, चलता है जाने दो। सो ऐसी एक पत्नी ना पति का मार खाते रहती है और क्या बोलती है, खुद को समझाती है, खुद को गलत समझाती है कि नहीं मेरी ही गलती थी, मैंने ही ना जानबूझ के कैसे है ना कि भाजी में नमक कम डाला था इसलिए उसने थाली पटक दिया और मेरे को ना घूसा मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समझो इस बात को। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अब्यूज इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी वजह से नहीं हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ब्रेक द साइलेंस एंड स्टैंड अप। शांति और अपनी चुप्पी को तोड़ो और अपने लिए आवाज उठाओ। दूसरी बात, सेट बाउंड्रीज। आप एक बाउंड्री तय कर दो कि देखो रिश्तेदारी में ना कितना भी कुछ हो जाए, मैं आपको बताता हूं बाउंड्री में दो बाउंड्री बहुत जरूरी है। कितना भी कुछ हो जाए ना, एक गाली गलौज मत करो, दूसरा हाथापाई मत करो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप बाउंड्री सेट कर दो। अब मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में ये बाउंड्री है, कोई भी अगर मेरे साथ गाली गलौज करेगा या कोई भी अगर मेरे साथ हाथापाई करेगा, सो ये दो मैं कभी भी लाइफ में सहन नहीं करूंगा। ओके, और अगर ऐसा कोई कर रहा है ना मेरे साथ, सो आई विल सीक डिस्टेंस विद दैट पर्सन। मैं वो इमोशनल अब्यूज बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उस इंसान से दूरी बना लूंगा। आगे, गिव योरसेल्फ टाइम टू हील। अपने आप को समय दो। सो समझो अगर मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं या कोई पत्नी अपने पति से परेशान है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से परेशान है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से परेशान है, एक बॉयफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड से परेशान है ऐसा भी होता है आजकल, दुनिया कहाँ जा रही है। ओके राइट, सो ऐसे मामले में कैसा है ना, आप खुद को समय दो ताकि आप इमोशनली है ना आपके जो घाव है वो भर जाएंगे। नेक्स्ट, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर टीचर्स, और यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। जो काउंसलर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे बात करिए आप। ओके, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले खुद की परवाह करो। कभी वॉक पे चले जाओ अकेले अकेले, ओके, खाओ मस्त में दबा के, बिंदास खाओ, जो पसंद है वो खाओ, आधा पार्सल मुझे भी दो, साथ में मिलके खाएंगे।
आधा आधा प्यार का वादा। और ना म्यूजिक सुनो, जो म्यूजिक आपको पसंद है, खुद की परवाह करो पहले, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। अगर आपको इमोशनल अब्यूज से निपटना है ना, कोई भी अगर आप पे इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप खुद की परवाह करो, खुद को इंपॉर्टेंस दो, फिर किसी और को इंपॉर्टेंस दो। जब आप किसी और को इतना इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हो जितना आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हो ना, तो कुछ भी बोले आपको नहीं फर्क पड़ेगा। पर जब आप रिश्तेदारी में किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो ना, एक पत्नी बोलती है नहीं शादी ही मेरे लिए सब कुछ है, पवित्र बंधन है, पति परमेश्वर होता है, अब वो परमेश्वर शराब पी के आ रहा है और इसको लात घुसा मार रहा है, और इसने कभी खुद पे ध्यान ही नहीं दिया। इतना खाना बनाती है, मेहनत करती है, घर में झाड़ू पोछा करती है, राइट, तो खुद पे ध्यान दो, थोड़ा खुद भी सजो, तैयार हो, म्यूजिक सुनो, जाओ थोड़ा नाच लो थोड़ा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो खुद पे। आप रिश्तेदारी निभाओ जैसे निभाना है, पर सबसे प्राथमिक तौर पे ना खुद पे ध्यान दो। आगे बढ़ते, इंसान जब खुद खुश होता है ना, तो सामने वाले को खुश रख पाता है, ये बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, मैनेजिंग इमोशंस। अब हम लोग हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मनन और मानसी की। मनन और मानसी कैसे ना, ये जुड़वा भाई बहन है। मनन कैसे ना थोड़ा इमोशनली ना सेंसिटिव है, हर छोटी छोटी बात का बहुत टेंशन ले लेता है। घर से निकला, थोड़ा ट्रैफिक हो गया, टेंशन हो गया। कभी किसी लाइन में खड़ा है, बैंक में या फिर बस के लाइन में खड़ा है, कोई लाइन क्रॉस कर लेता है तो उसको टेंशन हो जाता है। ओके, कभी 1-2 रुपए का छुट्टा दे रहा है रिक्शा वाले को, उसको लेके टेंशन हो जाता है। ओके, फिर रास्ते के बाहर बहुत गंदगी है, उसको लेके टेंशन हो जाता है। घर में कोई सामान इधर उधर रखा है, उसको लेके टेंशन हो जाता है। सो मनन कैसे है ना, हर छोटी छोटी बात पे ना बड़ा बड़ा टेंशन ले लेता है। मानसी कैसी है ना, मानसी दिमाग से शांत है। मानसी है ना, हर सिचुएशन को देखती है, समझती है और खुद पे अफेक्ट होने नहीं देती। कितना भी स्ट्रेस हो, वो खुद को अफेक्ट होने नहीं देती। अब यहां हम लोग क्या समझ रहे हैं ना, हम लोग ये समझ रहे हैं कि मनन का इमोशनल वेलबींग डगमगाया हुआ है, मानसी का इमोशनल वेलबींग, इमोशनल स्टेबिलिटी काफी अच्छा है। सो मानसी का प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, मनन इतना अच्छा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव और खुद का ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए है ना, मैनेजिंग इमोशन क्या होता है, मैनेजिंग इमोशन इज एबिलिटी टू ओपन अप योर फीलिंग्स। खुद की फीलिंग्स को जताओ, लोगों को बताओ, उनसे बात करो, खुद से बात करो, खुद को बताओ कि मैं ये फील करता हूं। ओके, अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करो, फिर उसको मॉड्यूलेट करो, पहचानो। कि मनन को पहचानना चाहिए कि अच्छा मेरे में ये तकलीफ है, मैं छोटी छोटी बात का बड़ा टेंशन ले लेता हूं, अब मुझे ना ये फीलिंग को मॉड्यूलेट करना है, कंट्रोल करना है। लास्ट, सो दैट इट कैन प्रमोट पर्सनल ग्रोथ, और तभी जाके मेरा विकास हो पाएगा। ओके, तभी जाके मैं मेरे करियर में, ओके, मेरे एकेडमिक्स में, मेरे रिलेशनशिप में मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। आगे, अब एक और मस्त वाला टॉपिक है, नर्वस सिस्टम के अनुसार लिम्बिक सिस्टम दिमाग का ना इमोशनल पार्ट होता है। देखो, अगर आपको दिख नहीं रहा है ना स्क्रीन में, मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना बाद में। लिम्बिक सिस्टम दिमाग का ना इमोशनल पार्ट होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, वो दिमाग का थिंकिंग पार्ट होता है। और साइंटिस्ट ने ये देखा है कि लिम्बिक सिस्टम पहले बनता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बाद में बनता है। जब हमारे दिमाग का विकास होता है ना, जब बच्चे का दिमाग बन रहा होता है ना, सो लिम्बिक सिस्टम जो है ना, ये प्रिमिटिव एरिया है, यानी ये पहले से है, ये पहले बनता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बाद में बनता है। इसीलिए हेंस इमोशन हाईजैक्स थिंकिंग। इसलिए कई बार है ना, हम जब भी इमोशनल हो जाते हैं ना, तो हमारी सोचने की शक्ति बंद हो जाती है, क्योंकि इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा काम करता है और थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा काम नहीं कर पाता है। हेंस वी टेक रॉन्ग डिसीजन, और उस चक्कर में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और उसके वजह से हमारा मेजर डाउनफॉल होता है, जिंदगी में बहुत नुकसान होता है, पैसों के मामले में, रिश्तेदारी के मामले में, करियर के मामले में, जॉब के मामले में, ऑफिस के मामले में, दोस्तों के मामलों में। सो कभी भी हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तुरंत डिसीजन लेने का नहीं। मैं तुमसे ना एक बहुत कमाल की बात बोलता हूँ, ज्यादा इमोशनल हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, खुश हो जाओ ना, ओके, 20 मिनट तक, अगले 20 मिनट तक ज्यादा डिसीजन लेने का नहीं, मन में 1 से लेके 100 गिनने का, 100 से लेके 1 to 100 काउंट करो, क्या हो रहा है मुझे भी। मेरा थिंकिंग पार्ट ज्यादा काम कर रहा है, इमोशनल पार्ट कम काम कर रहा है। ओके, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ थॉट्स इन माई माइंड टू एक्सप्रेस टू यू। एनीवे, सो 1 to 100 आप काउंट करो, बराबर बोला, 1 to 100। हाँ। 1 to 100 आप काउंट करो, तो इससे कैसा होगा ना, धीरे धीरे इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन शांत हो जाता है और थिंकिंग पार्ट एक्टिवेट हो जाता है।
ओके, नेक्स्ट एंगर मैनेजमेंट। अब सारे इमोशन में से ना एक इमोशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो है गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। अब मैं तुमको एक बहुत कमाल की बात बोलता हूं बच्चों, गुस्सा जो है ना, गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है जो हमने हाथ में पकड़ रखा है और ये हम दूसरे के ऊपर फेंकने की फिराक में है और ये सोचते हैं कि नुकसान उसको पहुंचेगा। बट आप लोग सोचिए कि असलियत में नुकसान किसको पहुंचेगा? डेफिनेटली अपने को ही पहुंचेगा। ये बात बोली थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने क्या कमाल का एग्जाम्पल दिया गुस्सा का। गुस्सा एक जलता हुआ कोयले की तरह जो हम दूसरे पे फेंकते हैं ये सोच के कि उसको नुकसान होगा, बट उसको नुकसान नहीं होगा। प्राथमिक तौर पे सबसे पहले नुकसान अगर किसी को होगा तो वो है हम। इसलिए एंगर को मैनेज करना बहुत जरूरी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नाउ एंगर इज अ नेचुरल इमोशन विच इज एक्सप्रेसिंग डिसलाइक और डिसप्लेजर। एक ऐसा प्राकृतिक इमोशन है जो ये दर्शाता है कि हमको सामने वाली चीज, सामने वाले हालात नहीं पसंद है। हाउ डज द ब्रेन वर्क इन एंगर? हमारा दिमाग कैसे काम करता है गुस्से में? In anger, we will use the limbic system, that is the emotional brain, and not the cerebral cortex, that is thinking brain. जब भी हम गुस्से में होता है ना, अभी मैंने आपसे बोला, देखो जो नीचे नहीं दिख रहा है ना वो यहाँ दिखेगा आपको। लिम्बिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो इमोशनल पार्ट है हमारे ब्रेन का, बट सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल नहीं करते जो कि थिंकिंग पार्ट है। जब हमारा ब्रेन विकसित होता है ना तो ये प्रिमिटिव एरिया है। लिम्बिक सिस्टम लोअर ब्रेन है, ब्रेन का निचला हिस्सा है, और जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है ना वो ऊपर वाला हिस्सा है, वो थिंकिंग वाला पार्ट है। और जब भी हम गुस्सा होते हैं ना तो कैसा है ना कि दिमाग का एक पार्ट है जिसका नाम है एमिगडाला, विच इज द स्टोर हाउस ऑफ इमोशनल मेमोरी। सो जैसे ही समझो मैं गुस्सा हो गया, मैं मेरे दोस्त से गुस्सा हो गया किसी बात पे, उसने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया या मेरा मजाक उड़ा दिया, ठीक है, तो सीधा बात मेरे एमिगडाला में जाती है। अब एमिगडाला डिसाइड करता है कि मैं आगे का संदेश मैं कॉर्टेक्स थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन को भेजूं कि मैं लिम्बिक सिस्टम इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन को भेजूं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि एंगर वाले मामले में मैसेज जाता है लिम्बिक सिस्टम को जो कि इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और इसीलिए है ना इमोशन हाईजैक्स थिंकिंग, इसलिए हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तभी हम इमोशन में आके गुस्से होके कुछ भी गाली गलौज बक देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, फिर कैसा है ना जिंदगी में पीछे आने को रास्ता नहीं रहता है। आपने तभी झगड़ा कर लिया सबके सामने, कैसे आपकी पर्सनैलिटी खराब हो गई। गौतम बुद्ध ने कहा था एक जलता हुआ कोयला है, आपने दूसरे पे मार दिया पर आपका हाथ तो जल गया ना। आप ये बात समझे? यानी लोग तो समझ जाएंगे ना कि अच्छा ये इंसान ऐसा है। सो इसलिए ना सबसे जरूरी बात यह है कि उसको अपने काबू में रखो, खुद उसके काबू में मत रहो। एंड किल योर एंगर बिफोर इट किल्स यू, बहुत जरूरी बात है ये। अब इसीलिए ना एमिगडाला क्या करता है ना, एमिगडाला मैसेज भेज देता है सीधा इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन को। साइंटिस्ट लोग ने देखा है एवरेज 20 मिनट लगता है गुस्से को शांत होने के लिए। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका, जब भी हम गुस्सा होते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स हमको ये सलाह देते हैं कि आप 1 से लेके 100 तक गिनती गिनो। सर मुझे इतनी गिनती आती ही नहीं, मार खाएगा, मजाक मत कर। ओके, सो आप जब ये काउंटिंग करते हो ना, सो आपका इमोशनल पार्ट जो उत्तेजित हो गया ना, उसके बदले आप जब काउंट कर रहे हो ना तो थिंकिंग पार्ट उत्तेजित हो जाता है। थिंकिंग पार्ट जब एक्साइट हो जाता है, इमोशनल पार्ट शांत हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है। सांस लो, या तो मेडिटेशन में बोलते हैं आप सांस लो, 10-15 बार सांस लो, अपनी सांसों पे ध्यान दो। सांसों पे ध्यान दे तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, थिंकिंग पार्ट काम करता है। अरे और भी बहुत बातें हैं, अभी तो फिलहाल खाली एग्जाम के हिसाब से सिखा रहा हूं, जैसे फ्री हो जाऊंगा ना और बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बना के तुमको और ज्यादा सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू बेटा। अब गुस्से में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रिगर्स ऑफ एंगर। जैसे एक बंदूक का एक ट्रिगर होता है ना जिसके वजह से गोली बढ़ती है आगे, ओके, वैसे ही ना गुस्से का ना कोई कॉज होता है जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं, जिसके वजह से गुस्सा शुरू होता है। अब ट्रिगर्स ऑफ एंगर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल। यानी हर इंसान को गुस्सा कब कब आएगा, उसके 3 मेन कारण हैं। एक वर्बल कारण यानी बातचीत, किसी ने कुछ बोला है उसकी वजह से आपको गुस्सा आया। नॉन वर्बल यानी बोला नहीं पर उसने आपको बहुत खराब बॉडी लैंग्वेज दिया, उसके वजह से आपको गुस्सा आएगा। तीसरा फिजिकल, शारीरिक रूप पे उसने आपको धक्का मारा या तकलीफ दिया। अब वर्बल में क्या क्या आएगा, आपको गुस्सा कब आता है, व्हेनेवर यू फील डिसरिस्पेक्टेड, आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हुई है, उसने आपको कुछ बुरा बोला है। व्हेनेवर यू फील डीवैल्यूड, आपकी वैल्यू नहीं किया उसने आपको इंसल्ट किया,
सो व्हेनेवर यू फील इंसल्टेड, व्हेनेवर यू फील स्कोल्डेड, उसने चिल्लाया आप पे, व्हेनेवर यू आर क्रिटिसाइज्ड, उसने आपकी गलती निकाली, व्हेनेवर यू आर ब्लेम्ड, ओके, सारा दोष आप पे डाल दिया, व्हेनेवर यू आर चीटेड। सो ये सब अक्सर कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको गुस्सा आता है। नॉन वर्बल रीजन में क्या है, व्हेनेवर वी फील इग्नोर्ड, उसने कुछ बोला नहीं मुझे, पर मैं जो बोल रहा हूं ना वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। व्हेनेवर यू फील अनलव्ड, यू फील दैट कि यार ये मुझसे प्यार नहीं करता है, ये मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है, मुझे हल्के में ले रहा है, ओके। व्हेनेवर यू फील अनएप्रिशिएटेड, कि ये मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, इतना कुछ कर रही हूं, ओके, इस रिश्तेदारी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कंपनी के लिए, इस ऑफिस के लिए, इस घर के लिए, इस समाज के लिए, पर मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट, फिजिकल कारण में अगर कोई आपको झापड़ मार देता है, लात मारता है, दैट इज किकिंग, यानी बेसिकली फिजिकली अटैक करता है कोई अगर आपको, और इसमें सबसे बुरा होता है रेप, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज। एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूं, आप ना अपने फैमिली में देखो कि किसको एंगर, गुस्सा सबसे ज्यादा आता है, फिर ये देखो किसको गुस्सा थोड़ा बहुत आता है और किसको सबसे कम गुस्सा आता है, 1+, यानी रेयरली गुस्सा होता है, ओके। ये चेक करो, इनकी क्वालिटीज चेक करो, फिर उनसे बात करो, इनसे बात करो, भाई आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कैसे रखते हो, आपको गुस्सा इतना क्यों नहीं आता, इनसे बात करो कि आपको बार बार गुस्सा क्यों आता है, ओके। सो इससे ना आपको और आइडिया मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एंगर को समझने के लिए अडॉप्ट दिस, नो, फील एंड ग्रो, यानी अपने गुस्से को जानो, अपने गुस्से को फील करो, एहसास लो उसका, और फिर उसको समझ के जिंदगी में ग्रो करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गुस्से के लिए हमेशा एक ट्रिगर होता है, यानी कोई ना कोई कॉज होता है, और उस कॉज के वजह से हमारा रिएक्शन आता है। ये रिएक्शन निर्भर करता है हमारी पर्सनैलिटी कैसी है और हमने उस ट्रिगर को इंटरप्रीट कैसे किया, हमारा इंटरप्रिटेशन कैसा है, ओके। आपको किन किन बातों पे गुस्सा आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप ये बताओ, जैसे मुझे गुस्सा कब आता है मालूम है, जब कोई बायोलॉजी ढंग से पढ़ता नहीं है, आई फील डीवैल्यूड यू कैन से, और आई फील अनलव्ड कि यार पढ़ो यार अच्छे से, ओके, मैं इतनी मेहनत से आपको सिखा रहा हूं, आपको वैल्यू नहीं है, सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं है, टीचर की वैल्यू नहीं है, तो मुझे गुस्सा आती है, ओके। बट फिर भी मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है कि तीसरी आंख खोल दूं और भस्म कर दूं सबको, ओके। आगे नेक्स्ट, अब एंगर को अगर कंट्रोल करना है ना, ओके, तो सबसे पहले हमको है ना खुद को पहचानना पड़ेगा। वी शुड बी मोर अवेयर अबाउट अवर ट्रिगर। हमको ये पहचानना चाहिए कि भाई हमको किन बातों पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, हमारा ट्रिगर क्या है मेन में। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मोर एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। जब भी गुस्सा है ना तो ये पहचानो कि ज्यादा एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स क्या होगा, खुद ही पहचानो ना कि भाई मैं उसको कुछ उल्टा बोल दूं क्या, मैं उसको गाली दे दूं, कि मैं उसको मार दूं, कि मैं अगले बार से ना इस इंसान के साथ थोड़ा दूरी बना के रखूं। सो अलग अलग रिस्पॉन्सेस होते हैं ना, एक्सट्रीम से लेके, मीडियम से लेके एकदम हल्का वाला रिस्पॉन्स, राइट। सो ये आप सिलेक्ट करो कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तीसरा, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल सीखो। आइए बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बोलता हूं। हैव यू एवर इमेजिन्ड ड्राइविंग अ कार विदाउट कंट्रोलिंग द स्टीयरिंग व्हील। ऐसा इमेजिन करो कि आप गाड़ी चला रहे हो पर स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। यही होता है जब आप जिंदगी की गाड़ी को चला रहे हो और गुस्सा की जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, गाड़ी क्रैश हो जाएगी, एक्सीडेंट होगा। यस बच्चों, यही होता है कि अगर आप गुस्सा जो है ना वो स्टीयरिंग व्हील की तरह है और गाड़ी जो है ना वो हमारी जिंदगी है। सो अगर आप ये गुस्से को, ये स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल नहीं करोगे ना तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान होगा। और अगर आपने इसको कंट्रोल किया ना तो कब कहां टर्न मारना है लाइफ में ये आपको भली भांति पता चल जाएगा और आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ये आप समझे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब गुस्से को कंट्रोल करने के लिए देयर आर 3 R's। 3 R का पालन करो। एक है रिलैक्स, दूसरा है रीएसेस, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू कैन से रिस्पॉन्ड। रिलैक्स, रीएसेस एंड रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अब रिलैक्स यानी अब मैं आपको ये बताऊंगा
कि आपको गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। आपको गुस्से को कंट्रोल करना है विथ 3R। नंबर 1 रिलैक्स। जब भी गुस्सा है ना, सबसे पहले डू समथिंग एल्स, कुछ और सोचो आप। ओके, या तो मन में 1 to 100 काउंट कर लो, या तो 10 आपकी फेवरेट मूवीज के नाम याद कर लो, या फिर 5 ऐसे मोमेंट्स याद कर लो जिसमें आप जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। ओके, सो ऐसा करने से क्या होता है ना, ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है ना, जो ज्यादा उत्तेजित है, वो थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको लगभग 20 मिनट लगता है शांत होने में। और जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो शांत था ना, वो अभी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये करने से ना आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और एक बार माइंड रिलैक्स हो गया ना, फिर रीएक्सेस करो। रीएसेस करना यानी रीविजिट द सिचुएशन। फिर 20 मिनट बाद जब आपने ऐसे अलग अलग सोच लिए ना, या तो वॉक पे चले जाओ, ओके, या तो उस सिचुएशन से हट जाओ, कोई म्यूजिक सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो, पर कुछ और करो, उस सिचुएशन के बारे में मत सोचो 20 मिनट के लिए। और एक बार माइंड रिलैक्स हो गया ना, फिर रीअसेस करो। रीअसेस में क्या करना है, यू हैव टू रीविजिट द सिचुएशन। सो माइंड में ना वापस से उस सिचुएशन पे जाओ कि क्या हुआ था, उसने मुझे क्या बोला था, मेरी वाइफ ने मुझे क्या बोला था। ठीक है, अब रीअसेस करने के बाद ये सोचो कि मैं जो रिस्पॉन्ड करूंगा ना, वो रिस्पॉन्ड में एंगर शुड बी यूज्ड एज मोटिवेशन। वो रिस्पॉन्स में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा अपने खुद की इमोशन की। मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना बोल दूं या एक्सट्रीम कुछ नहीं कर बैठूं जिसके वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा। और वो रिस्पॉन्स करने के टाइम आप खुद से ये सवाल पूछो, व्हाट शुड बी द मोर एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। कि जहां मैं पहले ऐसे सोच रहा था कि अब मैं इसको कुछ उठा के मार दूं, अब मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं, मैं उसको प्यार से बोलूंगा कि देखो ये बात मुझे पसंद नहीं आई, और अगली बार अगर इस तरह की बात होती है तो इस मामले में हम लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं इस मामले में, पर आप मेरी जिंदगी में फिर भी जरूरी हो, इसलिए कैसा है ना कि मैं आपको अपने जिंदगी में रखना चाहूंगा। सो इस तरह से आप कैसे ना अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस पार्टनर्स, ये सब के साथ आप एक तरह का रूल बना सकते हो। आप खुद से पूछो कि वो सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गुस्से को जाने दो, या तो कोई मॉड्यूलेट कर लो कि इसको ऐसे नहीं, इस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बट तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। लास्ट, अब जब रिस्पॉन्ड करोगे ना, तो रिस्पॉन्ड करने के टाइम एक और बात याद रखना, डेवलप एम्पैथी। एक पल के लिए ना अब उस इंसान के शरीर में चले जाना, उसकी जिंदगी में चले जाना, और पहचानो कि उस पर क्या बीत रही है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने आपको गलत बात क्यों बोली, जो बात आपको गलत लग रही है उसके हिसाब से सही है क्या। एम्पैथी डेवलप करो, उसके नजरिए से देखो, उसके नजरिए से फील करो, उसके नजरिए से एहसास लो कि उसको भी तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट, हैव कंपैशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हम सब इंसान हैं और गलती इंसान से ही होती है। सो हैव कंपैशन। एंड लास्ट, यूज एंगर एज मोटिवेशन। एंगर को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो। ओके, एंगर कैन बी डिस्ट्रक्टिव, इट कैन बी प्रोडक्टिव। ऑलवेज यूज इट फ्रॉम प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कंसल्ट विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर डॉक्टर। कन्फ्रंट द पर्सन, फिर जाके उस इंसान से मिलो, बैठो उसके साथ, बात करो उसके साथ, वो सिचुएशन डिस्कस करो उसके साथ। कन्फ्रंट करने के बाद ना, जब कन्फ्रंट करोगे ना, यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर। ऐसा नहीं आप ही बोले जा रहे हो। और जब कन्फ्रंट करने जाओगे ना, तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा होना चाहिए जो दर्शाता है कि आप इच्छुक हैं उससे बात करने के लिए। ये नहीं कि नाम का कन्फ्रंट करो, आप जाके बैठ गए एंड यू आर लाइक यू शो एटीट्यूड, नहीं बात करना है, हाँ बोल, क्या बोलना है, ये सब नहीं करना है। सो कन्फ्रंट करने के टाइम यू हैव टू शो दैट बॉडी लैंग्वेज दैट यू आर इंटरेस्टेड टू टॉक। ओके, इफ द पर्सन इज इंपॉर्टेंट टू यू, और इस गुस्सा बहुत चीजें तबाह कर देता है। कन्फ्रंट करो एंड बी एन एक्टिव लिसनर। पहले उसकी सुन लो पूरा कि वो क्या महसूस कर रहा है। डेवलप एम्पैथी, हैव कंपैशन। सुन लो, ध्यान से सुन लो, एंड देन स्पीक असर्टिवली। अब जब बात करोगे ना, स्वार्थी होके खुद के हिसाब से ही बात मत करो। उसने भी जो जो पॉइंट्स बोले हैं ना, उस अनुसार उसको कंसीडर करते हुए बात करो। 2 कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम वो बढ़ाएगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लास्ट, वन ऑफ माई फेवरेट, केज योर रेज। रेज यानी गुस्सा। अपने गुस्से को हमेशा पिंजरे के अंदर बंद रखो। जो लोग अपने गुस्से को पिंजरे के अंदर बंद रखते हैं ना, वो लोग लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ओके, अब एंगर मैनेजमेंट क्या है ना, ये जो मैंने तुमको सिखाया, गुस्से को काबू में कैसे लाना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से आता है। ऐसे नहीं है कि एक लेक्चर सुन लिया तो आ जाएगा। कम से कम और बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे एपिसोड्स होंगे जहां आपको गुस्सा आ रहा है, आप इन बातों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, फिर कर करके ना, वो प्रैक्टिस कर करके आपका रिस्पॉन्स बेटर हो जाएगा। और एक बार ये आपने मास्टर कर लिया ना,
then ultimately you will have satisfaction in your life. You will have satisfaction and you will have pride in your life. आप खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, और अगर आप खुश हो, संतुष्ट हो, then definitely you will achieve your goals. Because अधिकतर बार इंसान कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि वो आधे से ज्यादा बार गुस्से की वजह से सब कुछ तबाह कर देता है. ये समझे? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन. ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर इमोशंस, जहां हमने खास करके एंगर के बारे में काफी डिटेल में बात किया. मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस लेक्चर में अपना बेस्ट दिया है. हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है 2-3 दिन से, बट फिर भी कैसा ना कि मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करना था. और ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के टाइम कम से कम है ना तीन रिकॉर्डिंग मेरे फेल हो गए. एक रिकॉर्डिंग किया पूरा का पूरा, उसके बाद है ना कैमरा में स्टैटिक बटन ही नहीं प्रेस किया तो कैमरा झपक रहा था, तो फिर मैंने वो डिलीट मार दिया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था. और दूसरा रिकॉर्डिंग किया तो फिर अचानक से बीच में लाइट चली गई और हम 1 शॉट वीडियो बना रहे थे. तीसरा रिकॉर्डिंग किया तो घर में जो बच्ची है वो आ गई, पूरा हिला डाली सेटअप. सर गुस्सा आया होगा आपको. अरे एंगर मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, दैट हैपेंस. कुछ पल के लिए गुस्सा आता है 20 मिनट तक, ठीक है, बट फिर जैसे मैंने आपको बताया उस बारे में आप प्रैक्टिस करो. बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि और भी जितना भी कुछ मुझे समझता है ना, ओके, उसको मैं शब्दों में और वर्ड्स में कन्वर्ट करके है ना, आई विल ऑलवेज टीच टू यू. ओके, आप लोग है ना ये सारे के सारे वर्ड्स का नोट्स बनाओ और जो भी मैंने बोला है ना, ओके, सुनते सुनते आपने जो जो सीखा है वो भी लिखो ओन वर्ड्स में. जैसे हर जगह मैंने टाइटल लिखा है ना, तो उसके नीचे आप डिस्क्राइब करो उसको डिटेल में, और इस तरह से अपना खुद का नोट्स बनाओ. ओके, मार्क्स ये सब तो चलते ही रहता है, बट जिंदगी में ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको काम में आने चाहिए. मेरी बस यही उम्मीद है. तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए. कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग. थैंक यू.